नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जितने भी एग्जाम में उससे संबंधित आने वाले क्वेश्चनों से संबंधित आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभ्यताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन उनकी हम चर्चा इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आज की जो क्लास में होने वाला है, और आज की जो क्लास है उसमें क्या होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, उदयपुर में आहड़ सभ्यता स्थित है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम इस क्लास के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पे है? तो नदी की अगर बात करें तो ये आयड़ नदी पे है। आयड़ नदी पे कौन सी नदी का नाम आ जाता है? और नदी का नाम आ जाता है नदी का नाम आ जाता है आयड़ नदी। आयड़ नदी इसी को बेडज नदी के नाम से जाना जाता है। इसी को बेडज नदी के नाम से भी जाना जाता है। आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेडज नदी। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है, इस नदी के किनारे पे स्थित है। आगे चर्चा करें, इस सभ्यता का जो काल माना जाता है ये 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व इसका काल माना जाता है। कब से कब तक? 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का क्या माना जाता है? काल माना जाता है। क्या माना जाता है? काल माना जाता है। इस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं आयड़ सभ्यता। आहड़ जो सभ्यता है उदयपुर जिले में आयड़ नदी पे स्थित है। और आयड़ नदी का प्राचीन नाम अगर दूसरा नाम माना जाता है तो बेडज नदी इसको कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का काल माना जाता है 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। बात करें आहड़ सभ्यता की तो आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में की जाती है। 1953 की बात करें, कब की? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में इसकी क्या की जाती है? जो खोज की जाती है। ठीक है, एक की बात तो आपको ये ध्यान रखना है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में क्या की जाती है? इसकी खोज की जाती है। बात करें इसके उत्खनन कार्य की तो 1956 से 1961 ईस्वी के मध्य 1956 से कब से? 1956 से 1961 ईस्वी के मध्य इस सभ्यता की का उत्खनन कार्य किया जाता। उत्खनन कार्य किया जाता है। ठीक है, उत्खनन कार्य की हम चर्चा करें तो 1956 से 1961 ईस्वी के मध्य जो सभ्यता है आयड़ सभ्यता है, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जाता है। किसके निर्देशन में? तो रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया के निर्देशन में ये कार्य किया जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल, एक तो नाम आ जाता है रतन चंद्र अग्रवाल और एक एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया जाता है 1956 से 1961 के मध्य। ठीक है दोस्तों, कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिलते हैं। तो तांबे के उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं अधिक मात्रा में। किसके? तांबे के उपकरण। इस सभ्यता से तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं अधिक संख्या में तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को जो ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इस सभ्यता को आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी।
ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है किस सभ्यता को? आहट सभ्यता को। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ तांबे के जो उपकरण है अधिक मात्रा में मिलते हैं, इस कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। बात करें आहट सभ्यता की, तो आहट जो सभ्यता है 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता था। ठीक है, 10वीं और 11वीं जो शताब्दी है, 10वीं शताब्दी और 11वीं जो शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करें तो इस सभ्यता को है जो आहट जो सभ्यता है, इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आघाटपुर। आघाटपुर के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता था। कौन सी सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं? आहट सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं। 10वीं 11वीं जो शताब्दी है उसमें इस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। एक और बात करें, इस सभ्यता का दूसरा अगर नाम है तो वो आ जाता है धूलकोट। धूलकोट के नाम से इसे इसका दूसरा नाम आ जाता है। आहट सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम दूसरा नाम क्या आ जाता है? धूलकोट। धूलकोट के नाम से जाना जाता है इस सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को? आहट सभ्यता को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें, जो आहट सभ्यता है इसका दूसरा नाम क्या हो गया? धूलकोट। यहां से जो आहट सभ्यता है, यहां से तांबे के 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त होती है, अंगूठियां प्राप्त होती है, चूड़ियां प्राप्त होती है। यहां से क्या क्या? एक तो तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की क्या प्राप्त हुई? कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। एक और बात करें तांबे की, एक तो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, यहां चूड़ियां प्राप्त होती है तांबे की। क्या होती है? चूड़ियां। चूड़ियां यहां से प्राप्त होती है, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त होती है और यहां से चूड़ियां प्राप्त होती है और अंगूठियां यहां से प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होती है? अंगूठियां। अंगूठियां, अंगूठियां भी यहां से इस सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जो आहट सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुए? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, चूड़ियां प्राप्त होती है और क्या प्राप्त होती है? यहाँ से अंगूठियां यहां से ही प्राप्त होती है। ठीक है, आहट सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो निवासी है काले और लाल जो मृद भांडों का प्रयोग करते थे। किस किस का प्रयोग करते थे? काले, काले और लाल, काले और लाल मृद भांडों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, आहट सभ्यता के जो निवासी थे वो लाल और काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? आहट सभ्यता के। आहट सभ्यता से संबंधित आपको ध्यान क्या रखना है कि आहट सभ्यता का कहां पे स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। किस नदी पे है? तो आयड़ नदी पे ये सभ्यता स्थित है। आयड़ नदी पे ये सभ्यता स्थित है। आयड़ नदी का ये दूसरा नाम क्या जाता है? बेडस नदी। ठीक है, एक और बात करें, इस सभ्यता का काल माना जाता है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में 1953 में इसकी खोज की जाती है और उत्खनन कार्य की बात करें तो 1956 से 1961 के मध्य HD शाकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका जो उत्खनन कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ से काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और बात करें यहाँ जो आहट जो सभ्यता है, यहाँ तांबे के उपकरण अधिक मात्रा में मिलने के कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहां से अगर बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है और चूड़ियां प्राप्त होती है और अंगूठियां यहाँ इस सभ्यता से प्राप्त होती है। बात करें 11वीं और 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात करें तो इस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस सभ्यता का आहट जो सभ्यता है, इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या जाता है? धूलकोट सभ्यता। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आहट सभ्यता से संबंधित आगे जब हम चर्चा करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं। आहट सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं? यहां से तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त होती है, चूड़ियां प्राप्त होती है, अंगूठियां प्राप्त होती है और बात करें काले और लाल मृद भांडों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ से अनाज रखने के जो मृद भांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जो अनाज रखने के जो
पात्र मिले हैं या मृद भांड मिले हैं, मृद भांड जो मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गोरे या कोठे। क्या कहा जाता है, गोरे या कोठे के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने, अनाज रखने वाले जो मृद भांड मिले हैं उन्हें गोरे या कोठे कहा जाते थे। ठीक है, कहा जाता था। और बात करें इसमें जो ये आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता से तांबे की 6 मुद्राएं प्राप्त होती है, और 6 तो मुद्रा प्राप्त होती है, 3 मोहरे प्राप्त होती है। 6 मुद्रा प्राप्त होती है, कितनी, 6 तो मुद्रा प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है, और क्या होती है, तीन मोहरे प्राप्त होती है, 3 मोहरे यहां से प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से क्या क्या प्राप्त होता है, मृद भांड, जो अनाज रखने वाले जो मृद भांड थे उन्हें गोरे या कोठे के नाम से जाना जाता था। और बात करें यहां से, इस सभ्यता से 6 मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त होती है। आहड़ जो सभ्यता से, एक और बात हम करने वाले हैं कि आहड़ सभ्यता से मुद्रा प्राप्त होती है, और यूनानी शैली की ये मुद्रा थी जिस पर यूनानी देवता ओपोला का यहाँ अंकन किया गया था। ठीक है, यहाँ से यूनानी मुद्रा का प्राप्त हो, यहाँ से क्या, यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है। यूनानी शैली की जो मुद्रा प्राप्त होती है उस पे है जो क्या होता है, यहाँ से यूनानी शैली की मुद्रा प्राप्त होने की मुद्रा प्राप्त होती है, और यूनानी शैली की जो मुद्रा प्राप्त होती है उस पे ओपोलो देवता की यहाँ पे प्रतिमा उस मुद्रा पे चिन्हित की गई थी। ठीक है, ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता से संबंधित आपको ये ध्यान रखना। एक और बात करें आहड़ सभ्यता से, तो यहाँ से तोल के बाट और माप के भी अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तोल और माप के बाट, तोल व माप के बाट यहां से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। तो आहड़ सभ्यता से आपको ये ध्यान रखना है, तोल और माप के बाट यहां से प्राप्त होता है, जो ये थे। ठीक है, एक और बात करें कि आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ वासी जो थे, आहड़ सभ्यता के जो आहड़ वासी थे, वहां निवास करने वाले थे, वो कृषि कार्य करते थे, और कृषि कार्य में अनाज को पका कर खाते थे। ठीक है, कृषि कार्य भी किया जाता था किनके द्वारा, कृषि कार्य किनके द्वारा किया जाता था, आहड़ वासियों के द्वारा। आहड़ वासियों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था, और क्या किया जाता था, अनाज को पकाकर खाते थे, पकाकर खाते थे। अब अनाज को पकाकर खाते थे। अब अनाज की बात करें तो अनाज में क्या क्या आ जाता है, तो गेहूं आ जाता है, गेहूं यहाँ से प्राप्त होते हैं, गेहूं के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। गेहूं, ज्वार और चावल की खेती यहाँ की जाती थी। ठीक है, तो कृषि की हम बात करें तो गेहूं की खेती की जाती थी, किसकी, गेहूं की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी, और क्या की, ज्वार की खेती की जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आहड़ सभ्यता की। उदयपुर में ये सभ्यता स्थित है। अनाज की बात करें, अनाज रखने के जो मृद भांड थे वो प्राप्त होते हैं, तो उनको कहा जाता था गोरी या कोठे कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ से 6 मुद्रा प्राप्त होती है और 3 मोहरे प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें, यहाँ से यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है, और यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है उस पे ओपोलो देवता की प्रतिमा चिन्हित की गई थी, ये यहाँ से प्राप्त होती है। और बात करें यहाँ से तोल और माप के बाट का जो यहाँ से अवशेष मिलते हैं। और बात करें कृषि के जो कृषि की जाती थी, यहाँ पे कृषि में कौन कौन से अनाज पैदा होते थे, तो गेहूं, चावल, ज्वार यहाँ से पैदा होते थे। और जो आहड़वासी थे वो यहाँ पे अनाजों को पकाकर खाते थे। तो इस सभ्यता से आपको इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगली सभ्यता पे चलते हैं। अगली सभ्यता आ जाती है बागोर सभ्यता, और बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। तो अगली जो सभ्यता है उसको पढ़ने वाले हैं बागोर सभ्यता।
बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो ये मेहनत है वो अच्छी है या नहीं है, तो उसके बारे में हमें भी जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करेंगे हम जो बागोर सभ्यता है, और बागोर की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। नदी की अगर बात करें तो नदी आ जाता है कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी, कौन सी? कोठारी नदी के किनारे, नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। और कोठारी नदी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में बहती है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित होती है, बागोर सभ्यता। इसकी खुदाई की अगर बात करें तो 1967 से 1971 के मध्य इसकी खुदाई होती है। 1967 से, कब से? 1967 से 1971, कब से कब तक? 1967 से 1971 के मध्य इस सभ्यता की क्या होती है? खुदाई का कार्य होता है। ठीक है, इस खुदाई का कार्य होता है, किसकी देखरेख में होता है इसका कार्य? तो श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र के देखरेख में इसका कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? श्री वीरेंद्र जी के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम आ जाता है। क्या? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता की खुदाई का कार्य किया जाता है। कब से कब तक? 1967 से 1971 तक खुदाई का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता का खुदाई कार्य किया जाता है। एक और बात करें, बागोर जो सभ्यता है वह पाषाणकालीन पत्थर के औजारों का विशाल भंडार यहाँ से मिलता है। पाषाणकालीन पत्थरों का भंडार मिलता है। किसका? पाषाणकालीन पत्थरों का क्या हो यहाँ पे भंडार मिलता है, भंडार प्राप्त होता है। ठीक है, इस सभ्यता की हम बात करें तो पाषाणकालीन पत्थरों के भंडार यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं? बागोर सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। 1967 से 1971 के मध्य जो किसका नाम आ जाता है? वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। यहाँ पाषाणकालीन पत्थरों के औजारों का विशाल भंडार मिलता है। ठीक है, पत्थरों के औजारों का विशाल भंडार मिलता है, औजारों का। ठीक है, औजारों का विशाल भंडार मिलता है। कहां से? बागोर की सभ्यता से। ठीक है, बागोर की सभ्यता से और क्या आता है कि यह भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ से प्राप्त होता है। भारत में की बात करें तो भारत में, पूरे भारत की बात करें तो पाषाणकालीन जो पत्थर के औजार थे उनके का सबसे बड़ा भंडार भी बागोर सभ्यता से मिलता है। ठीक है, बागोर की सभ्यता यहाँ से जली हुई हड्डियां प्राप्त होती है। क्या होती है? जली हुई हड्डियां, जली हुई हड्डियां प्राप्त होती है। क्या होती है? हड्डियां, जली हुई हड्डियां यहाँ से प्राप्त होती है। कौन सी सभ्यता से? बागोर की सभ्यता से। ठीक है, और बात करें 5 नर कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं, जली हुई हड्डियां प्राप्त होती है, और 5 जो नर के कंकाल हैं, कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं बागोर की सभ्यता से। ठीक है, बागोर की सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं। मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होते हैं? मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं बागोर की सभ्यता से। तो बात क्या कर रहे हैं? जली हुई हड्डियां यहाँ से प्राप्त होती है, 5 नर कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं, मांस के भुने जाने के साक्ष्य भी कौन सी सभ्यता से? बागोर की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बागोर की सभ्यता से एक और हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में लोग पशुपालन करते थे, खेती के साथ में पशुपालन भी
किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो बागोर की जो सभ्यता है कोठारी नदी पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से जिले में स्थित है बागोर की सभ्यता, भीलवाड़ा में, कौन सी नदी पे, कोठारी नदी पे। इसकी खुदाई का कार्य 1967 से 1971 के मध्य किया जाता है। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका खुदाई कार्य किया जाता है। ठीक है, एक और बात करें कि पाषाणकालीन पत्थरों के जो औजार हैं उनके भंडार भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से जली हुई हड्डियों के अवशेष मिलते हैं और 5 नर कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं और मांस को भुने जाने के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं बागोर की सभ्यता से। ठीक है, यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ इस सभ्यता से मिलते हैं। अगली सभ्यता नगर सभ्यता। नगर सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। नगर सभ्यता कहाँ पे है? टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, तो अगली जो सभ्यता आ जाती है हमारी नगर सभ्यता। नगर सभ्यता को हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये 2 सभ्यताएं हमारी हो गई इस क्लास में। अब नगर सभ्यता, नगर सभ्यता, नगर सभ्यता की हम बात करें तो ये टोंक में स्थित है। नगर सभ्यता कहाँ पे है? टोंक जिले में स्थित है नगर सभ्यता। नगर सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों नगर सभ्यता है, इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नगर सभ्यता का पहला नाम तो क्या आ जाता है? खेड़ा सभ्यता। खेड़ा सभ्यता भी इस सभ्यता को कहा जाता है। नगर सभ्यता का नाम, दूसरा नाम आ जाता है खेड़ा सभ्यता। ठीक है, जो नगर सभ्यता है यह जो सभ्यता है यह मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। ठीक है, किसका था? मालव जनपद का। मालव जनपद का क्या था? प्रमुख स्थान था। प्रमुख स्थान था। ठीक है, कौन सी सभ्यता? नगर सभ्यता। मालव जनपद का प्रमुख क्या था? ये एक प्रमुख स्थान माना जाता है। ठीक है, एक और बात करें इसकी खुदाई की अगर बात करें तो खुदाई से 6000 तांबे के सिक्के यहां से प्राप्त होते हैं। कितने? 6000। खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के यहां से प्राप्त होते हैं। नगर सभ्यता से 6000 तांबे के सिक्के खुदाई से प्राप्त होते हैं। एक और बात करें जो 6000 सिक्के प्राप्त हुए वो मालव जनपद के माने जाते हैं। ठीक है, एक और बात करें इस सभ्यता से कि यहां से महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहां से प्राप्त होती है। महिषासुर किसकी? महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होती है? यहाँ से रति और कामदेव की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। प्रतिमा प्राप्त होती है और रति और कामदेव की जो प्रतिमा या मूर्तियां ये इस सभ्यता से प्राप्त होती है। नगर सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। कामदेव और रति की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। एक और बात करें कि इस सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कमल चरण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा प्राप्त होती है। किसकी? लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। कौन सी सभ्यता से? नगर सभ्यता से। तो नगर सभ्यता में जितने भी आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, नगर सभ्यता कौन से जिले में इसका संबंध आता है? तो टोंक जिले से इसका संबंध आ जाता है। खेड़ा सभ्यता इसका दूसरा नाम है। एक और बात करें मालव जनपद का प्रमुख स्थान माना जाता है नगर सभ्यता को। और बात करें 6000 यहाँ से खुदाई में 6000 सिक्के तांबे के मिलते हैं जिसपे महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। रति और कामदेव की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त होती है। खड़ी जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये आपकी 3 सभ्यताएं आ जाती है। एक तो आ जाती है आहट सभ्यता, एक नगर सभ्यता और एक आ जाती है आपकी नगर सभ्यता हो गई। ये सभ्यता आपके सामने हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं
उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल का सदस्य या इस क्लास का, इस परिवार का जो लाइव स्टडी क्लास है, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।